पेन है क्योंकि जब अटैक हुआ तो उस टाइम पे दोस्त चले गए छोड़ के, रिलेटिव चले गए छोड़ के, बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड डाल दिया होता, चेहरे पे ही क्यों, गोली मार दिया होता, पैर काट दिया होता, हाथ काट दिया होता। कोर्ट की तो वो मेरे को ऐसा लगता है वो जज उनकी क्या मेंटालिटी थी, मतलब कैसे जजमेंट होते हैं। आज मेरा जो केस है सबके सामने आया तो आज ये सारी चीजें बाहर भी निकल रही है। बॉस चल रहा था तो सिद्धार्थ शुक्ला जी थे उस टाइम पे, तो एक अटैक भी हुआ था उस टाइम पे, बैंगलोर में एक अटैक हुआ था सरस्वती जी के ऊपर। एट एशियानेट न्यूज़ आज मेरे साथ जुड़ गई हैं लक्ष्मी अग्रवाल। बहुत ही करेजियस हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग है और आई डू नॉट थिंक कि मुझे इनका इंट्रोडक्शन देने की भी ज़रूरत है क्योंकि शी इज़ अ बीकन ऑफ होप फॉर काउंटलेस एसिड अटैक सर्वाइवर्स। तो सबसे पहले लक्ष्मी, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच हिना जी। और आप लोगों ने मुझे आज इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मी, पूरा देश आपको जानता है कि आप किन परिस्थितियों से बाहर निकली हैं और सिर्फ बाहर नहीं निकली हैं, अब आप इतने सारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स को रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी दे रही हैं। तो मुझे मैं जब इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही थी, आपकी इंटरव्यूज़ और देख रही थी, आपके बारे में पढ़ रही थी, तब मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन कंटिन्यूअसली चल रहा था, वो ये था कि इतनी ऑप्टिमिज़्म, इतनी होप कहाँ से मिलती है आपको? अ, क्योंकि लाइफ में इतनी सारी चीजें देखने को मिली ही ना, क्योंकि सबसे पहली चीज कि मैं बहुत कम एज में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ। और उसके बाद मतलब आप एक छोटे बच्चे होते हो और फिर आप एकदम से एक नई दिशा में पैर रखते हो, जो लाइक जवानी की तरफ पैर रखते हो जब आप 16 में जाते हो। और उसके बाद मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल ही अलग होती है। आप मेंटली बहुत अलग सोचते हो, आपने अपने सपनों के बारे में सोचते हो। इससे पहले आपने कभी कुछ झेला नहीं होता है, सिर्फ घर पे रहते हो, घर से कभी बाहर भी नहीं निकलते हो। आप हमेशा कहीं पे भी जाते हो पेरेंट्स के साथ जाते हो, ये आपकी एक अलग जर्नी होती है। और सडन आपके साथ एक इतना बड़ा हादसा, जो मतलब घर में एक खुरच भी आ जाए, एक तेल की छींट भी पड़ जाए तो भी मतलब वो चीजें कितनी पेनफुल होती है, ये तो बहुत बड़ा मतलब सदमा था मेरे लिए। लेकिन उस टाइम पे जो जो चीजें हो रही थी, लाइक मैं आपको मतलब उस टाइम पे बहुत एक सब कुछ ऐसा लग रहा था कि बस एक मूवी चल रही है और वो सारी चीजें होती जा रही है। एक तरफ पेन है, एक तरफ मेंटल स्थिति का पेन है, और दिल दिल का पेन है, क्योंकि जब अटैक हुआ तो उस टाइम पे दोस्त चले गए छोड़ के, रिलेटिव चले गए छोड़ के। तो मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी इस चोट, फिजिकली चोट के साथ मेंटली और जो कनेक्ट भी लोग थे उनकी तरफ से भी इतनी चोट मिल रही थी, तो वो बहुत पेनफुल था। और जी। बहुत सारी चीजें ना माइंड में आती है, बहुत कुछ आता है कि मतलब कभी आपने किसी के फ्रेंड के साथ ही कितना कुछ हो रहा था तो आप उस चीज के अगेंस्ट खड़े हो रहे थे, कितनी सारी चीजें वो माइंड में आती है। हुँ। लेकिन उसके बाद, हादसे के बाद, जो मैं आज सबको एक ही बात कहती हूँ हमेशा, कि हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना हिना, हुँ। तो ये होती है कि हम जिससे प्यार करते हैं ना, तो हमें वही प्यार नजर आता है, वो केयर नजर आती है। लेकिन जो हमसे प्यार करते हैं ना, वो हमें नजर ही नहीं आता है। वो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, क्या है ये सारी चीजें, कुछ भी वो सब चीजें बहुत वो होती है। तो तब उस टाइम पे मुझे, जब मैंने पहली बार खुद को शीशे के सामने देखा, तो जो उससे पहले जो लोग आए थे घर पे, जो आसपास की सोसाइटी के लोग आए थे अटैक के बाद, जो मिलने के लिए वो जी। लोग आते हैं, और आके वो लोग ये कहते हैं कि मतलब देखते ही लड़की की शादी कैसे होगी, जो कि मतलब मैंने अभी तक खुद को देखा भी नहीं शीशे के सामने। और उसके बाद मुझे ये चीज रियलाइजेशन होती है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है, मतलब और सवाल इकट्ठे हो गए मन के अंदर कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्या है, जो लोग बार बार ये बातें बोल रहे हैं कि बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड डाल दिया होता, चेहरे पे ही क्यों, गोली मार दिया होता, पैर काट दिया होता, हाथ काट दिया होता। और ये वही लोग हैं जिनके साथ आप एक सोसाइटी में, एक सोशल सर्कल था आपका और जिनके इर्द-गिर्द आप रहते थे। ये वही बिल्कुल, लोग हैं जो बोल रहे थे।
बिल्कुल। वो जो बहुत बचपन से देख देख रही थी मुझे, वो आंटियां, हुँ, जो आसपास के लोग, वो सारे लोग जो कभी बहुत उस अटैक से पहले बहुत प्यार किया करते थे, वो हुँ, ये कहा करते थे बहुत सुंदर है आपकी बेटी, शादी होगी तो लड़का तो बिना दहेज के लेके चला जाएगा इसे, हुँ, हमें तो बहुत अच्छी लगती है, लोग रिश्ता मांगते थे मेरे मम्मी पापा से कि हमें अभी से आपकी बेटी दे दो। तो मतलब वो सारे लोग फिर सडन आते हैं और सडनली ये सारी बातें कहते हैं, और जिन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया, हमने उनसे कोई सपोर्ट मांगा भी नहीं, मेरे पेरेंट्स ने जाके, वो 2.5 महीने मेरे पेरेंट्स मुझे लेके हॉस्पिटल में पड़े रहे, और वो कितना उन्होंने मेरे लिए किया, चैन से सोते नहीं थे, खाते नहीं थे, कितना पेनफुल था वो सब उनके लिए, वो जर्नी। मैं तो झेल ही रही थी, मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी झेल रहा था, मेरा छोटा भाई भी था। और कितना आसान था उनके लिए ये कहना कि लड़की है इसको इंजेक्शन लगवा के मरवा दो, कितना आसान था, और कितना मुश्किल था मेरे पेरेंट्स के लिए ये सारी बातें सुनना। तो मुझे यही चीज रियलाइज हुई, और जब मैंने, जैसा मैं बता रही थी कि जैसे ही मैंने खुद को शीशे के सामने देखा, तो मुझे यही चीज लगी कि नहीं लक्ष्मी, क्योंकि अपने आप को ऐसा देखना, क्योंकि मैं सोसाइटी से अलग तो नहीं थी ना, मैं भी इसी सोसाइटी से ही थी, मुझे भी बचपन से ऐसे ही पाला गया था कि भाई लड़की का चेहरा ही इंपॉर्टेंट होता है, लड़की की खूबसूरती ही सब कुछ होती है, मुझे भी ऐसे ही पाला गया था, मुझसे भी ऐसे ही कहा जाता था, तो मेरे भी थॉट लेवल वैसे ही थे। तो मुझे जी। रियलाइजेशन हुआ कि नहीं लक्ष्मी, मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। तो तभी उसी। ये जो आपकी जो सोच एकदम से आई आपके दिमाग में, मतलब क्या कुछ चल रहा होगा मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ये जो है वो एक एक्सट्रीम स्टेप है, जब कोई होप नहीं होती सब तरफ से, बट एक जो चीज़ पॉजिटिव यहाँ उस वक़्त आपकी ज़िंदगी में थी, वो थी आपकी फैमिली, कि आपको वहाँ से पूरा सपोर्ट था। जी, फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। उसी जगह में मेरे जो पापा की बॉस थी, उनका पूरा सपोर्ट था। मैं यही चीज कहती हूँ कि एक तरीके से उनकी वजह से मैं आज जिंदा बची हूँ, पूरी तरीके से वो सपोर्ट में खड़ी थी। मेरी लॉयर अपर्णा भट्ट, जिन्होंने कभी 1 रुपए भी मेरे केस से नहीं लिया, और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे केस को लड़ा है। और क्योंकि कोई जब भी कोई केस लेता है या कोई किसी की मदद करता है, तो वो ये सोच के कभी नहीं करता कि ये इंसान कहाँ पहुंच जाए, सिर्फ वो ये सोच के करता है कि ये जिंदा बच जाए, क्योंकि उस टाइम पे किसी को क्या ही पता था कि सामने वाला क्या करेगा आगे बढ़ के, वो जिंदा बचेगा भी या नहीं बचेगा, जी। क्योंकि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिए थे। तब मुझे जब रियलाइजेशन हुआ शीशे को देख के कि मैं मतलब जिंदा नहीं रह सकती, सुसाइड कर लेती हूँ, तो वही रियलाइजेशन यही हुआ कि लक्ष्मी, तुम तो 2 मिनट में मर जाओ, पर इस 2 मिनट के बाद का क्या? लोग यही कहेंगे कि भाई लड़की थी ना, इसीलिए तो मर गई, लड़की की ही तो गलती थी तभी तो मर गई। क्या ऐसा वक्त ना आ जाए कि भाई पेरेंट्स को इतना प्रेशराइज कर दिया जाए, उनको बोल दिया जाए कि कहीं वो कभी वो ना सुसाइड कर ले। अब जो गलती मैंने पहले अपने पेरेंट्स से बात ना करके की है, वो गलती मैं फिर दोहराऊंगी, क्योंकि ये तिल तिल मरने वाला सिस्टम, मैं तो मरी रही हूँ, मेरे साथ साथ मेरे पेरेंट्स भी मर रहे हैं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी सुसाइड का या मेरे पेरेंट्स की सुसाइड का। जिसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा वो मेरे पेरेंट्स को ही पड़ेगा। और जो मेरे लिए मेरे पापा की बॉस, मेरी अपर्णा भट्ट, मतलब लॉयर जो है, वो लोग जो मेरे लिए, मतलब वो मुझे इतना खुश करते हैं, इतना खुश होते हैं मुझे देख के, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना, सब कुछ करना, तब उस। जी। लक्ष्मी, मुझे आपसे एक ये चीज़ पूछनी है कि आपने अपनी लॉयर का ज़िक्र किया, अपर्णा भट्ट का। जी। कई बार हम देखते हैं, क्योंकि हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम काफ़ी केसेस को खींच देता है। सालों-सालों, डेकेड्स तक केसेस खींचते चले जाते हैं। तो जब हम पहला कदम लेते हैं तभी काफ़ी हेज़िटेशन हो जाती है। ये सोचते हैं कि क्या न्याय मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? क्या हम इस लड़ाई में जीत पाएँगे भी या नहीं जीत पाएँगे? तो ये सारे तो आपके एकदम सब कुछ दिख रहा है कि आपकी वजह से काफ़ी लीगल रिफॉर्म्स आए हैं, एसिड के ओपन सेल पे बैन हो चुकी है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। पर वो जो पहला कदम था, वो लेते वक़्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आपको लग रहा था आपको जस्टिस मिलेगा, कुछ होगा, रिफॉर्म्स होंगे? देखिए, मैं
अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं इतनी मासूम थी उस टाइम पे, मुझे कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और ये हॉस्पिटल और ये मतलब ऐसी जर्नी के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या होता है। वो सारी चीजें मतलब हम मैं बहुत परे थी उस चीज से। अब वो सारी चीजें मेरे लिए सब कुछ नई नई थी। तो उस टाइम पे मैं बहुत रोती थी। मैं अपने पापा मम्मी से पूछती थी कि मेरे साथ ये क्या हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्या मेरी ऐसी क्या गलती थी, मैंने सिर्फ ना ही तो कहा था, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मैंने इतना बुरा ऐसा क्या कर दिया किसी के लिए। तब उस टाइम पे 2005 में अटैक हुआ था, 2006 में मुझसे पूछा गया कि लक्ष्मी तुम एसिड के बारे में क्या सोचती हो। तो हम्म। उस टाइम पे मुझे यही चीज रियलाइज हुई कि एसिड बिकना नहीं बंद हो सकता है क्या। मतलब बड़े मासूमियत से मैंने इसको जवाब दिया था कि क्या एसिड बिकना बंद नहीं हो सकता है, अगर एसिड बिकेगा ही नहीं तो वो फिकेगा भी नहीं। जी। तब हम लोगों ने, मुझे पीआईएल के बारे में नहीं, तब उस टाइम पे मेरी लॉयर ने पिटीशन फाइल करी मेरी तरफ से कि भाई एसिड ऐसे खुलेआम नहीं बिकना चाहिए। तब उस टाइम पे जब मैं कोर्ट जाया करती थी, मुझे बहुत सेफ्टी से लेके जाया जाता था। मुझे कुछ पता ही नहीं होता था कि क्या मुझे इतना कवर करके क्यों लेके जा रहे हैं, मेरे को ऐसे क्यों छुपा छुपा के लेके जा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या चल रही है मुझे कुछ नहीं, आज मुझे रियलाइजेशन होता है इन सारी चीजों का। तो जब मैं कोर्ट में जाती थी, यहाँ पे मैं अपने उस सिस्टम की बात करती हूँ कि एक 32 साल का लड़का और एक 16 साल की बच्ची जब उस टाइम पे कोर्ट के अंदर घुसी और मुझसे जज कहते हैं कि वो आज भी आपसे शादी करने के लिए रेडी है, वो शादी करना चाहता है आपसे, क्योंकि उसने शादी के ही वजह से उसने अटैक किया मेरे ऊपर। तब मैंने कोर्ट में जज से एक बात कही कि उसने मेरा चेहरा बदला है, मेरा दिल नहीं बदला है। कल भी मेरी ना थी और आज भी मेरी ना है। पर मैं ये बस सोच रही हूँ, इतना भयानक किसी ने कुछ किया है आपके साथ, जिससे आपको इतने ट्रॉमा, इतने स्ट्रगल्स और सुसाइड तक सोचने पर मजबूर कर दिया। वो इंसान ऐसे कैसे आपसे कह सकता है कि मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ? एक्चुअली पता है क्या है, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लड़की को ना एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लड़की को एक वो बना दिया जाता है कि लड़की के वजह से बच जाता है सामने वाला। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं आपको तो ये भी आपको लग बताऊं। रहा है कि वो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि वो उस केस से बाहर निकलना चाहते थे? बिल्कुल, एक बात बताइए, वो मुझसे शादी कर लेता पर्सन, शादी के बाद वो पर्सन जिसने शादी से पहले इतना बड़ा हादसा कर दिया, वो जी। मुझसे किस बेसिस पे शादी करता। उसने ये सोचा कि भाई मैं खूबसूरत हूँ, इसकी खूबसूरती मिटा दो, तुम किसी की नहीं तो तुम मेरी भी नहीं। वो जी। और उसका मकसद, उसका अगर मकसद क्लियर होता, अगर वो सही वो सच्चा प्यार करने वाला होता, तो वो मेरा नुकसान नहीं देखता। वो मुझे ये देखता कि मैं कहीं पे भी जाऊं मैं खुश रहूं। तो वो उसकी मेंटालिटी थी अपने आप को बाहर करने की। और ये चीज आपको मैं बताऊं कि वहां पे कोर्ट की, तो वो मेरे को ऐसा लगता है वो जज उनकी क्या मेंटालिटी थी, मतलब कैसे जजमेंट होते हैं। आज मेरा जो केस है सबके सामने आया, तो आज ये सारी चीजें बाहर भी निकल रही है, वरना जी। कोर्ट के अंदर क्या क्या बातें होती है किसी को पता भी नहीं होता है। और वो पर्सन 2.5 महीने के बाद जब वो बेल पे बाहर आया, तो उसकी शादी हो गई। बट उस वक्त आपकी जो उम्र थी वो लीगल एज ऑफ मैरिज से कम थी, तो ये स्टेटमेंट देना तो आप गलत ही हुआ। वो कोर्ट कह रहा है ना, वो तो जी। लड़की, देखिए देश में सबसे पहली चीज कि लड़की के साथ एक क्राइम हो जाता है तो वो एक बेचारी हो जाती है, क्योंकि भैया कोई उसे अपना नहीं सकता। तो मतलब उस टाइम पे ये अगर जज इतने पढ़े लिखे बैठे होते तो वो ऐसा जजमेंट देते ही क्यों। बट लक्ष्मी, ये तो एक आपकी कहानी है जो सब जानते हैं। आप इतने शोज पे जाती हैं, आप इस कहानी को दोहराती हैं, आप उन भयानक लम्हों को बार बार याद करती हैं। पर आप जो रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करती हैं आपके एनजीओ में, लक्ष्मी फाउंडेशन में, उसमें ऐसी बहुत सारी कहानियां होंगी। कुछ किस्से आप हमें बता पाएंगी कि किस तरीके से ये एसिड अटैक्स हो रहे हैं, क्या उनके पीछे कारण है? देखिए कारण तो शुरुआत से एक ही चला आ रहा है, जैसे कि वन साइड लव, हम्म। जेलेसी और प्रॉपर्टी को लेके। और सबसे ज्यादा केसेस जो होते हैं देखिए, सब कम उम्र की बच्चियों के साथ होते हैं एसिड अटैक।
क्योंकि उनके भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। वो 18 साल से नीचे होती है तो वो अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं कह पाती। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि भाई ऑफर दिया और उसके बाद फिर आज भी देखिए अगर रेप केसेस भी हो रहे हैं, कितनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप केसेस हो रहे हैं। तो लोगों का ऐसा माइंडसेट है कि वो इस तरीके का जुल्म करते हैं। तो आज जैसे कि मैं देखती हूँ कि हस्बैंड भी अपनी वाइफ के ऊपर एसिड अटैक कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि अगर बेटा नहीं हुआ तो उसके प्राइवेट पार्ट पे एसिड डाल दिया। और यहाँ मैं आपको बता दूं, लड़कियों के साथ तो है केसेस, लेकिन हमारे द लक्ष्मी फाउंडेशन में लड़के भी बहुत से हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। और उनके उनके पीछे क्या कारण है जो लड़कों पे एसिड अटैक्स हो रहे हैं? उनका कारण भी बिल्कुल सेम है। जेलेसी, वन साइड लव, प्रॉपर्टी को लेके सेम सिचुएशन। तो इसीलिए हमने, हमारा जो फाउंडेशन है द लक्ष्मी फाउंडेशन, हम लोगों ने रिहैबिलिटेशन पे वर्क करना शुरू किया। उस पे मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली अगर आप किसी सर्वाइवर से बात करते हैं तो वो कम इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन जब एक सर्वाइवर सर्वाइवर से जाके बात करता है तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारी एक फाउंडेशन भी होनी चाहिए जिसमें हम एक, मतलब लोग हम पे एक वैसा ट्रस्ट भी कर सके और हम उनकी लाइफ में सच में रिहैबिलिटेट उनको कर पाए। तो हमारे एनजीओ में ना अचार पापड़ नहीं बनवाए जाते। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा कोई ड्रीम था तो उनका भी अपना कोई ड्रीम है, तो उनके ड्रीम को फोकस करते हुए हम लोग वर्क करते हैं उनके साथ। जी। एंड लक्ष्मी, आपने एनजीओ की बात की। आपने कहा भी है किसी शो पे कि एनजीओ के लिए प्लेसेस रेंट पे मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। जी। तो ये कैसा स्टिग्मा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एनजीओ तो दूसरों की मदद कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, लोगों को अपना घर देने में ये दिक्कत आती है कि भाई हमारा घर है और यहाँ पे ऐसे सर्वाइवर्स आएंगे, ऐसे ऐसे चेहरे साम यहाँ पे आएंगे हमारे घर के, मतलब जाएंगे बिल्डिंग में जाएंगे तो लोग, आसपास के लोग क्या कहेंगे, हमें शर्म आएगी। ये सारी चीजें बहुत हमें सरवाइव करनी पड़ती है कि भाई चेहरा देख के, सबसे मेन चीज होता है चेहरा देख के वो बात करते हैं तो कि जब यहाँ पे। आप गए थे वो स्पेस को लेने के लिए, तब आपसे क्या कहा गया? क्या वर्डिंग्स थे? क्या बोला गया कि क्या रीज़न है हम क्यों नहीं दे सकते ये स्पेस? पहली चीज तो यही कि भाई चेहरा, लोग आएंगे यहाँ पे, उनके ऑपरेशन होंगे, हमारे घरों में रहेंगे, हम तो नहीं दे सकते भाई, यहाँ पे ऑपरेशन वाले लोगों को बिल्कुल नहीं दे सकते। उनके चेहरे देख देख के हम, आस पास के लोग हमें क्या कहेंगे, हम तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो मतलब ये उनके थॉट्स है, आप कुछ भी काम कर रहे हो हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आप लोगों को एनजीओ के लिए कोई स्पेस नहीं दे सकते। तो मतलब ये उनका थॉट लेवल है, कोई मरे या जिए हम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना सोशल वर्क कर रहे हैं ना, बाहर जाके करिए, हॉस्पिटल में जाके करिए, आप यहाँ नहीं ला सकते। ये तो ताज्जुब की बात है कि हम एक मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं, दिल्ली जैसी जगह की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये सारी स्टिग्मा और सोसाइटल नॉर्म्स बन गए हैं। अ, इसमें मैं एक चीज कहूंगी हिना जी कि हुँ, यहाँ पे चलिए लोग अपना प्लेस नहीं देते हैं, पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास इतने प्लेसेस है, एट लास्ट वो ऐसे एनजीओज को एक जगह भी लीज पर प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली केसेस, मेरा एनजीओ जो है वो है लक्ष्मी नगर में, दिल्ली में। जी। तो मोस्टली केसेस दिल्ली में ही ट्रीटमेंट के लिए आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है जहाँ पे अच्छे ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे लोग आते हैं और उनको रहने की व्यवस्था की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उनकी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये गवर्नमेंट को खुद भी सोचना चाहिए कि जब केसेस यहाँ पे आते हैं तो हमें कुछ ऐसा प्लेस उन लोगों को देना चाहिए। एक मतलब हम गवर्नमेंट की तरफ से भी लोग प्रोवाइड होने चाहिए कि उनको काउंसलिंग कर सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम खुद एज अ सर्वाइवर, और भी टीम के मेंबर है जो हम सर्वाइवर को खुद ही काउंसलिंग देते हैं। और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे सर्वाइवर आज बेचारे या विक्टिम बन के नहीं, आप हमारे एनजीओ के जितने सर्वाइवर से मिलेंगे, कोई आपको ये फील नहीं करा सकता कि ये एक बेचारा सर्वाइवर है, या आप उसके अपने मुंह से सर्वाइवर बोल ही नहीं पाएंगे, आप हमेशा उसको उसके नाम से बोलेंगे। तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है हमारे एनजीओ में कि कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है हमारे एनजीओ के अंदर।
जी। बट एक जो मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है लक्ष्मी, वो ये है कि बहुत सारे लोग जो एक्टिविज़्म में होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, फिलैंथ्रोपिक कामकाज करते हैं, उनके लिए जो अ, उनका जो डे टू डे खर्चा है, उनकी जो सुविधाएँ हैं, वो भी कहीं न कहीं पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक फ़िक्स्ड एम्प्लॉयी है वो, जिन्हें मंथली सैलरी मिली जा रही है और जिनका घर खर्च चल रहा है। तो आपको भी ऐसी कुछ समस्याओं का फ़ेस टू फ़ेस आना पड़ा, जिसमें आपको लग रहा है कि आप पूरी तरीके से रेडी हैं इस एनजीओ को लीड करने के लिए, बट आपको भी सुविधाओं की ज़रूरत है? बिल्कुल सबको पड़ती है मेरे हिसाब से। मुझे भी आज एनजीओ चलाने में एक सर्वाइवल है बहुत बड़ा। मैं हूँ, मेरी एक को फाउंडर हैं डॉक्टर नवप्रीत कौर। हम लोग मिल के अपने एनजीओ को भी फंडिंग करते हैं। जब हम लोगों के पास हमें लगता है कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, परमानेंटली कोई जॉब नहीं है, मैं भी इवेंट्स करती हूँ, इवेंट से जो भी मेरा खर्चा आता है उसमें से कुछ परसेंट जो कि हमें एनजीओ से एक सैलरी बांधनी चाहिए, वो हम अपोजिट है हमारा कि हम अपने एनजीओ को देते हैं। और कई बार हमें बहुत मुश्किल, जैसे महीने का रेंट निकालना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक्टिविटी नहीं कर पाते अपने एनजीओ में, हमें कुछ एक्टिविटीज करनी है तो हमें अपने सर्वाइवर को, हमारे सर्वाइवर ये नहीं है कि दिल्ली के ही है, हमारे सर्वाइवर हर स्टेट के आते हैं और वहां से बुलाना विद उनकी फैमिली के साथ तो मुश्किल हो जाता है। या तो हम कुछ एक्टिविटी करा ले अपने एनजीओ में, या तो हम उनका ट्रीटमेंट करा ले अपने एनजीओ में। तो कई ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। हम बहुत रिक्वेस्ट भी करते हैं, हम लोग बहुत फंडिंग पे काम करते हैं कि भाई, हम लोग सोशल मीडिया पे भी डालते हैं कि हमें फंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बार हमें मदद भी हो जाती है, कई बार ऐसा भी होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूंगी। जी। जब जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे जब बिग बॉस चल रहा था तो सिद्धार्थ शुक्ला जी थे उस टाइम पे। तो एक अटैक भी हुआ था उस टाइम पे, बैंगलोर में एक अटैक हुआ था सरस्वती जी के ऊपर। जब मैं मतलब जब उनके हम लोगों ने उनकी ट्रीटमेंट के लिए पोस्ट डाली थी, तो हम लोगों ने मतलब और सेलिब्रिटीज को भी हम रिक्वेस्ट करते कि आपका एक, अगर आप एक स्टोरी भी लगा देंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी एनजीओ के लिए भी और उस सर्वाइवर के लिए भी, कि हम उनके ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकेंगे। जी। तो सिद्धार्थ शुक्ला जी बाहर निकल के आ, मतलब उनसे मेरा पर्सनली कांटेक्ट, मतलब उनसे मेरी बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने, मैंने बस एक पोस्टर भेजा उनको, उन्होंने तुरंत अपने ट्विटर अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह उन्होंने वो लगा दिया। और कुछ ही 2-4 दिनों में ही 10 लाख रुपए रेज हो गए। तो मतलब कितनी बड़ी मदद होती है। तो बाद में जब हमारे उस सर्वाइवर को पता चला कि जिसकी वजह से आज जान बची और ये सब, और अब वो नहीं रहे हमारे बीच में, तो मतलब इतना पेनफुल था कि इतना मदद करने वाला इंसान, मतलब बहुत छोटी मदद भी बहुत बड़ी हो जाती किसी की जिंदगी। उसके बावजूद भी सिद्धार्थ जी ने बोला कि कुछ भी लक्ष्मी आपको लगता है ना, लेट मी नो, हम मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। और भी सर्वाइवर्स हो, कुछ भी हो, मुझे बस बताते रहना और सर्वाइवर का अपडेट देते रहना। तो यही चीज होती है कि अगर कोई अपनी एक स्टोरी से भी हमारे एनजीओ का डाल दे और वो पोस्ट कर दे, और उसके बाद उसकी किस बहुत सर्वाइवर की लाइफ चेंज हो सकती है। बट कोई ऐसे आगे नहीं आता ही ना, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। जी। लक्ष्मी, आपने सोशल मीडिया की बात की और आपने ये सिद्धार्थ शुक्ला वाला किस्सा सुनाया, जो कि मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा, और आज वो इंसान हमारे साथ नहीं है, पर काफ़ी मदद दी उन्होंने, और ये सुनकर भी अच्छा लग रहा है। बट सोशल मीडिया की जहाँ हम बात करें, मुझे पता है कि आप काफ़ी एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पे, आप अपनी रील्स डालते रहते हैं, वीडियोज़ डालते रहते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे लोग आपको जज कर रहे हैं, या फिर कुछ उल्टा कमेंट कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए? बिल्कुल लगता नहीं है, रोज डेली का ही है ये। अगर कैसे, मैं, क्या आपको क्या मतलब ऐसे क्या कमेंट्स आते हैं? क्या बोलते हैं लोग आपको सोशल मीडिया पे जब आप रील पोस्ट करते हैं या वीडियो पोस्ट करते हैं?
मैं कोई भी ऐसा पोस्ट डाल दूं तो लोगों को यही लगता है कि देखो एसिड अटैक के बाद भी देखो वो बेचारापन खत्म नहीं हुआ। अगर मैं कोई डांस वीडियो डाल रही हूँ, ये देखो नाचने आ गई, जाके अपना वो जो एनजीओ चला रही है वो जाके अपना एनजीओ चलाना, यहाँ पे नाचने क्यों आ गई। मतलब लिटरली ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं। अगर किसी सर्वाइवर का डाल दिया, देखो खुद तो भीख मांग ही रही थी, दूसरे सर्वाइवर के लिए भी भीख मांगना शुरू कर दिया। तो मतलब ये सारी चीजें ना बहुत ही नेगेटिव होती है। लेकिन जब उसमें अगर 50 कमेंट होते हैं ना, अगर 5 कमेंट भी ऐसे होते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं मुझे जरूरत नहीं है वहां पे रिप्लाई करने की। ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं उसे जाके जवाब देने के लिए। लोग उसको बोलते हैं, समझते हैं, अरे क्या हुआ इसके चेहरे को, क्या हुआ, इतना हो भी, इतना होने के बाद भी ये देखो यहाँ पे बैठी हुई है, आ गई है सोशल मीडिया में भीख मांगने के लिए, आ गई सोशल मीडिया में लाइक्स पाने के लिए आ गई है। तो मैं, मेरा खुद का अर्न है, वो मेरी मेहनत है, मुझे उससे कोई वो नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, जैसे सबको अच्छा लगता है ऐसे मुझे भी अच्छा लगता है। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है कमेंट्री करने के अलावा। अगर वो रियलिटी लाइफ को देखे, वो रियल लाइफ को देखते हैं, बट वो रील एज अ, एक मैं अगर कहूँ एक सर्वाइवर ने कैसे कितनी मेहनत करके वो रील बना के डाली है, एक पोस्ट डाली है, उसमें कितनी मेहनत लगी और कितने इमोशंस जुड़े हैं, चाहे वो एक डांस क्यों ना हो। वो वहां पे मेरा पोस्ट ये ये सोच के नहीं डलता है कि मुझे लाइक्स मिले, मैं ये सोच के डालती हूँ अगर मेरे जैसी कोई और सर्वाइवर देखती है तो कहीं ना कहीं, या बहुत ऐसे लोग हैं मैं आपको बताऊं, इंस्टाग्राम के अंदर आज तक के रिकॉर्ड में मैंने 500 से ज्यादा लोगों को काउंसलिंग करके और उनको सुसाइड मोड से बाहर किया है, उनसे पर्सनली वे में बात करके। रात को मेरा एक टारगेट होता था कि मैं रात को 2 बजे से सुबह 4 बजे तक उनसे चैट करती थी। बात, जब कोई बहुत सीरियस केस हो जाता था तो मैं उनसे कॉल पे भी बात करती थी, जब मुझे लगता था कि नहीं। आज मैं देखती हूँ कई कई लोग पुलिस में जा चुके हैं, कोई वकील बन चुका है, कोई टीचर बन चुका है, कोई नर्स बन चुका है। अभी कुछ समय पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ थी, मैं कनॉट प्लेस में थी, तो वहां पे एक लॉयर मिली। उन्होंने बोला, मुझे मुझे याद भी नहीं था, उन्होंने बोला कि लक्ष्मी जी हम बहुत साल पहले मैं आपसे इंस्टा पे मैंने बात करी थी और आज मैं वकील बन चुकी हूँ। और वो आपके वो वर्ड्स मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है ये सब चीजें देख के कि सोशल मीडिया जो होता है ना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अच्छा प्रोवाइड कर सकते हो, वो अच्छा बोल सकते हो। अगर आपको 4 लोग भी फॉलो कर रहे हैं ना, तो वो 4 लोगों के लिए आप क्या प्रोवाइड करो ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी के जो लोग हैं जो इतना नेगेटिविटी पैदा करते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद को तो आगे कुछ कर नहीं सकते, तो दूसरों को भी नहीं आगे कुछ करने दे सकते हैं वो। जी एंड लक्ष्मी, आपकी एक बेटी भी है पीहू। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पीहू ने आपसे कुछ सवाल किए हो कि मम्मा क्या हुआ था ऐसा? आप अलग क्यों दिख रहे हो सबसे, जब वो छोटी थी? कभी ऐसा हुआ है, ऐसा आमना-सामना करना पड़ा हो, कन्फ्रंट करना पड़ा हो पीहू को, बताना पड़ा हो आपकी जर्नी के बारे में? पीहू ऐसा बच्चा है जो जब पैदा हुआ तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के बीच में ही पैदा हुआ है, और वो एक जी, एनजीओ में कहीं ना कहीं पैदा हुआ है। तो वो शुरू से देखता आ रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही है, शुरू से ऐसे चेहरे देखती हुई आ रही है। जी। तो पीहू जब समथिंग 4-5 इयर्स की थी, तो पीहू ने मुझसे मेरी मेरी कहानी सुनना चाहा, वो बहुत इंटरेस्टेड थी। एक्चुअली क्या है, पीहू बचपन से ऐसी जगह पली है, तो पीहू का जो मेच्योरिटी लेवल है ना, अगर आप उससे मिलेंगे 18-19 साल की बच्ची की तरह है, ऐसी ही है वो। उसकी मतलब अभी वो 9 साल की, अब 10 साल की हो जाएगी 25 मार्च को। तो उसका थॉट थोड़ा सा अलग लेवल का है। और फिर उस टाइम पे पीहू ने मुझसे पूछना चाहा, तो मैंने पीहू को थोड़ा सा समझाया, और उसके बाद मैंने कहा जिस दिन वो समय आएगा तो मैं आपको जरूर अपनी स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती थी कि पीहू हमारे समाज से, हमारे समाज के लड़कों से डरे, कभी नहीं चाहती थी मैं। फिर एक समय आया जब पीहू 7 साल की हुई, तो आप भी देखिएगा मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसमें मैंने पीहू के साथ अपनी स्टोरी डाली है। जी, मिलियंस में लोगों ने उसे पसंद किया है। और मैं पीहू को स्पेशली उसी प्लेस पे लेके गई जहां मैं पैदा हुई थी, उसी जगह लेके गई जहां मैंने पढ़ाई की है, जिस स्कूल में मैं थी, उसी जगह लेके गई जहां अटैक हुआ है। मैं पीहू को पूरा लाइव दिखा के लेके आई और मैंने पीहू को बताया
और मैंने सारी चीजें प्रैक्टिकली, थ्योरी में कुछ नहीं बताया, मैंने सारी चीजें उनको प्रैक्टिकली बताया। तो अच्छी चीज ये है कि पीहू थोड़ा सा, जहाँ अटैक प्लेस था वहां पे पीहू इमोशनल हो गई थोड़ा सा, बट लेकिन उसके बाद लेकिन पीहू के ऐसे कोई सवाल नहीं होते हैं। इवन पीहू मुझ पे इतना गर्व करती है जब वो स्कूल में, क्योंकि पूरे स्कूल के बच्चे ना मुझे बहुत पसंद करते हैं पीहू के। पहले मुझे मन में ये सवाल आता था पीहू स्कूल जाएगी तो उसकी क्लास के बच्चे क्या कहेंगे, उसके फ्रेंड्स क्या कहेंगे। लेकिन मुझे जब पीहू कहती है ना मेरे फ्रेंड्स ना अपनी मम्मी से ज्यादा ना आपको पसंद करते हैं, तुम्हारी जी। मम्मी होती है ना लक्ष्मी, आप तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी होती ना, मुझे बहुत मजा आता, तेरी मम्मी बहुत अच्छी है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे मुझे मतलब देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। मैं जब जाती हूँ वो अपनी मम्मी पापा को देखने की जगह वो मुझे होते, वो पीहू तुम्हारी मम्मी आ गई है, मम्मी आ गई। तो अच्छा लगता है ये सारी चीजों को देख के। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ मुझे कहीं में भी सरवाइव करने की जरूरत नहीं पड़ी है। जी। लक्ष्मी, मुझे लगता है कि आप बहुत लोगों के लिए एक आइडल हैं। आप आपकी वजह से छपाक मूवी को भी इंस्पिरेशन मिला, वो मूवी भी बनी। मतलब आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हैं। और कल विमेंस डे है और हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आपका कोई स्पेशल मैसेज महिलाओं के लिए स्पेशली जो आप देना चाहती हैं? पहली चीज तो मैं विमेंस डे नहीं मनाती हूँ, क्योंकि मैं कल के दिन इक्वालिटी डे मनाती हूँ। और जी। मैं विमेन से क्या, मेन से भी, हर किसी से मैं एक ही बात कहूंगी कि प्लीज जो भी विमेन्स है वो रिस्पेक्ट ना मांगे, क्योंकि वो रिस्पेक्ट ही क्या जिसे भीख में मांगी जाए। और वो जो मेंस हैं जो सच में बिलीव करते कि रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो मैं यही चीज बोलूंगी कि अपनी सोसाइटी में देना है तो इक्वालिटी दीजिए, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगी। अभी ना आजकल बड़ा चल रहा है, मैं इवेंट्स में जाती हूँ तो वहां पे ना थोड़ा चल रहा है कि ऐसे विमेन मतलब औरत नहीं तो मर्द नहीं, आदमी नहीं, लाइक ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा और अटपटा लग रहा है। औरतें आदमियों से ऊंची है क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती है, ये करती है, वो कर, मतलब ये सारी चीजें विमेन नहीं मांग रही है। विमेन मेरे हिसाब से, अगर मैं अपने नजरिए से देखूं, हमारे भी सपने होते हैं, आदमियों के भी सपने होते हैं, सबके अपने अपने सपने होते हैं। और घर के अंदर जो हमारा बच्चा पल रहा है, आगे हम उसे क्या भविष्य दे रहे हैं, और लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए क्या सोच दे रहे हैं, हम पेरेंट्स पे ये चीज डिपेंड करता है। तो इसीलिए अपने भविष्य को, अपने जो बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाले भविष्य जो है, उनको ठीक रखने के लिए पड़ोस के घर में ना जाए, पड़ोस के घर को ठीक ना करे, आप अपने घर को ठीक रखे। वो ऑटोमेटिकली ही समाज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और साफ हो जाएगा। जो कहते हैं ना स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, वो जिस दिन हमारी ये तेजाबी सोच खत्म हो जाएगी ना, उस दिन हमारा भारत भी स्वच्छ हो जाएगा और स्वस्थ भी हो जाएगा। ग्रेट। थैंक यू सो मच लक्ष्मी हमसे जुड़ने के लिए। और मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि इस एपिसोड को देखने के बाद में जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी पावर में हैं, वो उन्हें कुछ तो करना चाहिए आप जैसे एनजीओज़ के लिए। वेदर इट्स अबाउट प्रोवाइडिंग allocating land for NGOs or whether any kind of financial support, because आप लोग जो काम कर रहे हैं वो एकदम हटके काम है। आप रिहैबिलिटेशन का जो काम है, जो इतना ट्रॉमा होता है सर्वाइवर्स के दिमाग में, उनका मन बहलाना, उनको लीगल एड प्रोवाइड करना, उनका स्टार्ट से एंड तक का पूरा सर्जरी और सारा प्रोसीजर देखना, ये बहुत ही बड़ा काम है और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जुड़ने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच लक्ष्मी वंस अगैन फॉर स्पीकिंग विद एशिया मैं नेट न्यूज़। जाते जाते एक बात कहूंगी यहाँ पे, मेरा एक ही फाउंडेशन है, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है, मेरा और कोई फाउंडेशन नहीं है, मेरा द लक्ष्मी फाउंडेशन है। और मैं किसी भी ऐसे एनजीओ के साथ नहीं कनेक्ट हूँ, मेरा एक ही फाउंडेशन है जिसपे रिहैबिलिटेशन पे वर्क चल रहा है। और एक प्रोजेक्ट जो हमारा कैंपेन है स्टॉप सेल एसिड, और मिट्टी हैंड प्रिंट्स जो कि हमारे सर्वाइवर्स पे वर्क करते हैं, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। जो भी चीजें हमारी आती है वो सोशल मीडिया पे सबसे पहले मेरी ही प्रोफाइल पे पोस्ट डलती है। तो थैंक यू सो मच हिना जी, आपने अपने चैनल के माध्यम से ये सारी बातों को रखने के लिए दिया। Thank you so much, Lakshmi, and wish you a very happy Equality Day or Women's Day. Thank you so much once again. थैंक यू।